नमस्कार दोस्तों। टॉप 10 करंट अफेयर का जो सीरीज़ हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें आज हम देखेंगे। आज 5 करंट अफेयर के प्रश्न होंगे और 5 जो प्रश्न होंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री का होगा। हम धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री के एक टॉपिक लगभग रोज़ कर रहे हैं, इससे वो भी पोर्शन थोड़ा सा कवर हो जाए। हमने मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया है और मिडाइवल हिस्ट्री का भी मेजर पोर्शन हमने कर लिया है। थोड़ा सा जो बाकी है एंशिएंट हिस्ट्री, और यहाँ से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो मेरा टारगेट है कि थोड़ा थोड़ा करा के ये भी आपको पूरा करा दें। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक है पहला कि बिहार में भिखारियों का अनोखा बैंक कहाँ बनाया गया है। इसका आंसर होगा सीधे मुजफ्फरपुर। इसमें कुछ बताने का है नहीं। भिखारियों का एक अनोखा बैंक बना है, अपने आप में यह नाम सुन के ही अनोखा लग रहा है। यह बन रहा है आपका मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पे गया एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गया के हैं माउंटेन मैन जो दशरथ माझी हैं, तो अभी उनका 15वां पुण्यतिथि मनाया गया। किस दिन मनाया गया? 17 अगस्त को। आप याद रखेंगे, मे भी पूछा जा सकता है। तो ये गया के थे, ये तो सबको पता ही होगा दशरथ माझी कहाँ के थे। इंपॉर्टेंट यह है कि इनका 15वां पुण्यतिथि अभी सरकार मनाई है, वो मनाई है 17 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जो स्वतंत्रता दिवस हुआ है, इसे बिहार के कितने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया? तो अभी इसका आंसर हो जाएगा 26 पुलिसकर्मी को। हर साल जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है तो सिविल सेवा में जो लोग भी, मतलब सामाजिक क्षेत्र में जो लोग भी अपना अच्छा योगदान दिया रहता है, एसपीडीएम को भी मिलता है, पुलिस को भी मिलता है, तो हर जिले से कुछ लोगों, हर स्टेट से कुछ लोगों को मिलता है। तो इस साल बिहार के जो पुलिसकर्मी थे टोटल 26 थे। ये एग्जाम में आ सकता है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पे एक दो चीज़ और देख लेते हैं। एक बिहार में बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि कहाँ से बने इसका रूट होगा बनारस से कोलकाता। यह बिहार के 4 ज़िले से क्रॉस करेगा। यह 4 ज़िला आप याद रखेंगे। चारों जो ज़िला है, यह आपका कैमूर, दूसरा है रोहतास, तीसरा है औरंगाबाद, और चौथा है गया। मतलब अगर आप बिहार का मैप देखें तो साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है, उधर से यह रूट निकलेगा। अगर ऐसे मैप है बिहार का, तो ये वाला एरिया से लगभग निकलेगा, और यहीं पे जो 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से क्रॉस करेगा। इधर से क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर हम ये 32 हमने किस लिए दिया है? 32 नहीं, चलिए कुछ और हम देख लेते हैं। 32 नहीं है, कुछ और है। अभी एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि 2012 से लेके 2022 तक बिहार में बाघों की जो मरने की संख्या है वो लगभग 17 है। देखिए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन कितने 12 से 22 तक कितने बाघ मरे हैं, इसका एक रिपोर्ट आया था। उनकी टोटल संख्या है 17। आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्या पता पूछ दिया जाए, ये भी याद रखेंगे आप। अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये तो दिल्ली की बात हो रही है, जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। बिहार में गांधी मैदान में भी मनाया गया, और उसमें देखेंगे तो टोटल 9 झांकी निकाली गई अलग अलग डिपार्टमेंट का। उसमें से सबसे टॉप पे रहा, अगर हम बिहार की बात करें, गांधी मैदान में जो हुआ था स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसमें सबसे टॉप पे किस डिपार्टमेंट का झांकी रहा? वो है कृषि विभाग। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह में भी एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो उसमें सबसे टॉप पे कौन डिपार्टमेंट की झांकी रही, या किस डिपार्टमेंट अपना परेड सबसे अच्छा किया, तो वो कृषि विभाग का होगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में बिहार की स्वतंत्रता सेनानी भगमनी देवी, इनकी मृत्यु हो गई है। ये कहाँ की थी? इनका संबंध कहाँ से था? ये फ्रीडम फाइटर रही हैं, और अभी इनका मृत्यु हुआ है। तो हो सकता है कि अब यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। यह सारण की रहने वाली थी, अभी मर गए, फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, या सारण की ही थी, बस इतना जानिए। पटना से एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे बन रहा है एक बापू टावर। और पटना में स्पेसिफिक बात करें कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है आपका गर्दनी बाग में। पटना सेक्रेटेरिएट के बगल में गर्दनी बाग, वहीं पे बन रहा है बापू टावर। चलिए, बापू की बात हो रही तो बापू के नाम पे एक और क्वेश्चन है।
गांधी जी का पहला भाषण कहाँ से संबंधित है? यह सब किसी से बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कराया है, हमने जानबूझ के इसको दिया है कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसी है। अगर नहीं आपको आ रहा है तो जाकर थोड़ा सा अपना नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, यहाँ मैंने आपको बताया है। यह पहला भाषण गांधी जी का होता है उत्तर प्रदेश में। आप चंपारण सत्याग्रह के नाम पे बिहार मत मारेंगे, पहला भाषण गांधी जी देते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का अगर स्पेसिफिक जगह की बात की जाए वह है BHU, और टाइम की बात की जाए तो है फरवरी 1916। ठीक है, हालांकि इस भाषण में बहुत मतलब इस बहुत बात है, हम सारा कुछ बताएं हम वहाँ पे आपको वीडियो में, तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना नोट्स देख सकते हैं। इतना आप ज़रूर जानिए कि गांधी जी का पहला भाषण था उत्तर प्रदेश में था, वो BHU में था, फरवरी 1916 में देते हैं। बस चलिए, इसमें आगे कुछ नहीं है। एक है आपका एक क्वेश्चन, भारत राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे बन रहा है? राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बन रहा है आपको गोपालगंज में। और गोपालगंज के बारे में जब आप सेक्स रेशियो पढ़ते हैं तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, 1021 है। इसके लिए यह बहुत फेमस है और कई बार BPSC यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। पहला ऑक्सीजन पार्क बन रहा है गोपालगंज में। अब आप एक आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे कि जो इथेनॉल फैक्ट्री बन रही है सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है और पहला कहाँ बन रहा है, दोनों बिहार में बन रहा है। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हालांकि यह पहले वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री का है, और थोड़ा सा आपका यहाँ से आज हम वैदिक पीरियड का कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि BPSC यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये आपके लिए पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में पुरोहित किसे माना जाता था? बहुत लोग इसमें, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। बहुत लोग इसमें इंद्र या अग्नि मार देगा, क्योंकि ये जो बहुत फेमस थे। यहाँ पे दोनों आंसर गलत होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पुरोहित की तो पुरोहित थे बृहस्पति। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। सबसे ज़्यादा अगर किसी देवता को याद किया गया है या ऋग्वेद में लिखा गया है तो वो देवता है इंद्र। और ऋग्वेद में देखते हैं तो इनके बारे में टोटल 250 सूक्त हैं। सूक्त मतलब समझिए कि इनके दोहा इनके नाम पे है, आप वहीं समझिए। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी देवता को माना गया है, याद किया गया है या लोग डरते थे, वो इंद्र भगवान थे। सबसे फेमस देवता थे इंद्र भगवान। ठीक है, इनको ये लोग वर्षा का देवता कहते थे, वर्षा का देवता या युद्ध का देवता। ये लोग युद्ध का देवता कहते हैं। देखिए, जब उस टाइम में जब बारिश होती थी तो इन लोगों को तो पता तो होता नहीं था कि बारिश हो कैसे रही है, तो ये लोग डर जाते थे कि नेचर में क्या हो रहा है कि बारिश हो रहा है। और जब डरते थे तो ये लोग इस भगवान को, इंद्र भगवान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि आदमी जिससे डरता है उसी को ज़्यादा मानता है, ये अमूमन देखा जाता है। तो इंद्र भगवान के बारे में ये लोग सबसे ज़्यादा डरते थे और सबसे ज़्यादा उनको ये लोग फॉलो करते थे। अगर 2 नंबर पे आते हैं तो 2 नंबर पे है अग्नि। अग्नि के बारे में अगर ऋग्वेद में कहा जाए तो 200 सूक्त अग्नि के बारे में 200 सूक्त में वर्णन किया गया। मतलब 2 नंबर पे जो देवता फेमस देवता थे वो थी अग्नि। और यह जो दोनों क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में और लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको एकदम से याद रखेंगे। सबसे फेमस देवता कौन थे और 2 नंबर पे कौन थे। चलिए, अब ये तो हो गई देवताओं की बात। अब देवताओं का जो ये बात हो रही है, कहाँ से हमको जिक्र मिलता है? एक अभिलेख मिला है, एक अभिलेख की हम यहीं पे बात कर लेते हैं। इसका नाम है बोगजकोई। बोगजकोई का एक अभिलेख मिला है। ये कहाँ से मिला है? बोगजकोई का अभिलेख अगर हम देख लेते हैं तो इसी अभिलेख में जिक्र किया गया है कि सारे देवताओं, कौन देवता को 1 नंबर पर रखा गया था, कौन देवताओं को 2 नंबर पर लिखा गया था। सारे देवताओं का वर्णन हमको इसी अभिलेख में मिलता है। और यह भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। और इसी अभिलेख में आपको पता चलता है कि जो वैदिक युग में जो लोग आए थे वो जो आर्य लोग थे, ये आर्य आए हैं जब भारत में, कहा जाता है कि ये ईरान से होकर भारत आए थे। ये सारा वर्णन है बोगजकोई में है। आपसे यह एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है हमको?
किस अभिलेख से मिलता है, तो बोगद कोई अभिलेख, और सारे देवताओं का जिक्र किस अभिलेख में मिला है, ये भी मिला है आपको बोगद कोई में। अब भगवान की बात हो रही तो वहाँ पे देख लेते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके से पूजा किया जाता था। अगर हम पूजा की बात कर रहे हैं, पूजा कैसे होता था उस समय, तो इस समय होती थी प्रकृति पूजा। हमने ऊपर बताया कि जब बारिश होता था लोग डर जाते थे तो लोग पूजा करते थे। इसमें प्रकृति पूजा हो रही है। दूसरा बात करेंगे तो यज्ञ भी हो रहा है। यज्ञ में ज़्यादा कर्मकांड वगैरह अभी प्रचलित नहीं हुआ है, लेकिन यज्ञ हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें यज्ञ पूजा में उस समय नहीं हो रही है। एक मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है, और दूसरा कहेंगे भक्ति का जिक्र नहीं है। और आपसे एग्जाम में यही ऑप्शन में आ जाएगा कि पूजा किस तरीके से होती थी। यह दोनों सही है, प्रकृति पूजा और यज्ञ तो हो रहा है, लेकिन मूर्ति पूजा और भक्ति, इन दोनों का जिक्र वैदिक पीरियड में नहीं है, आप याद रखेंगे। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे कर्मकांड हो रहा है, बलि हो रहा है, बलि की प्रथा है और कर्मकांड की प्रथा है, ये सब हो रहा है, और ये दोनों चीज़ नहीं हो रहा है। जब हम वैदिक युग की बात कर रहे हैं सोसाइटी की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उन लोगों की इकोनॉमी कैसी थी। इन लोगों की इकोनॉमी कृषि पे आधारित थी, और कृषि में लोग सबसे पहले क्या उगाते हैं, सबसे पहले ये लोग उगाते हैं जौ, और जौ को वैदिक युग में कहा गया है यौ। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जौ को क्या कहा, पहला अन्न कौन था, जौ था, और जौ को वैदिक पीरियड में क्या कहा गया है, यौ कहा गया, ठीक है। और जब ये लोग कृषि खेती करेंगे, अन्न उगाएंगे, तो व्यापार भी हुआ होगा, व्यापार हुआ होगा, तो जो व्यापारी होते थे उनको इस टाइम में कहा जाता था पणी। और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इन सारे चीज़ों को याद रखेंगे। उस समय गाय बहुत फेमस थी, और गाय के बारे में इन लोगों का बहुत रिस्पेक्ट देते थे गाय को। गाय को ये लोग कहते हैं अघन्या। अघन्या इन द सेंस कि आप उसको मार नहीं सकते हैं, नहीं मारने योग्य, और अगर आप गाय को मारते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा या आपको देश निकाला हो सकता था। इतना बड़ा अपराध होता था गाय को मारना। तो गाय को ये लोग बड़ी सब, मतलब अभी जो हम लोग को संपत्ति की बात होती है तो लोग अपना एसेट की बात करता है। उस समय संपत्ति की बात होती तो लोग अपने गाय बताता था, मेरे पास इतना 10 गाय है, 12 गाय है, जिसका जितना ज़्यादा गाय होती थी वो उतना संपन्न कहलाता था। तो संपन्नता का प्रतीक उसमें गाय था, और गाय को मारना मतलब अगर कोई गाय मारता था तो उसको मृत्युदंड या देश निकाला भी घोषित किया जा सकता था। यह उसका सोसाइटी था वैदिक पीरियड में। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किस महिला द्वारा वेद मंत्रों की रचना की गई है। देखिए, अमूमन आप लोगों को लगता होगा कि सब ऋषि महर्षि के द्वारा लिखा गया है, तो कुछ महिलाओं का भी वहाँ पे योगदान है। जैसे अपाला, घोषा, विश्वसारा, लोपामुद्रा, ये 4-5 महिलाएं हैं जो बहुत विदुषी हुई हैं। और ये गार्गी के बारे में तो कहा जाता है कि शस्त्रार्थ करती थी, और इनके सामने शस्त्रार्थ करने में बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे उनको डर लगता था, इतनी ये मतलब विद्वान महिला थी। और ऋग्वेद में महिलाओं का बहुत योगदान है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि किसने वेद मंत्रों की रचना की है, तो ये है लोपामुद्रा। और लोपामुद्रा है कौन? लोपामुद्रा की अगर हम बात करें तो जो ऋषि हैं अगस्त्य, ये अगस्त ऋषि की पत्नी है, और यह वेद मंत्र की रचना करती है। और जो अगस्त ऋषि हैं, यहाँ पे क्या है, हाँ, वेद मंत्रों की रचना करती है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? अगस्त ऋषि की पत्नी है। और एक ऋषि बहुत फेमस है यहाँ पे, उनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या करेंगे? यह गायत्री मंत्र की रचना करेंगे। गायत्री मंत्र किसके लिए डेडिकेटेड है? सूर्य के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और वैदिक जो मंडल है, मतलब 10 भागों में भी इसको बांटा गया है। अगर आप देखेंगे ऋग्वेद को, तो ये तीसरा मंडल है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र को रखा गया है, जो सूर्य को डेडिकेटेड है, जिसको लिखते हैं विश्वामित्र। और यह कई बार एग्जाम में आपसे पूछ। अगर हम यही बात कर रहे हैं कि वैदिक पीरियड में थोड़ा सा क्वाइन क्या था, क्वाइन जो चलता था उसका नाम था निसाका, और यह गोल्ड क्वाइन था, आप इसको याद रखेंगे। और महिलाएं उस समय श्रृंगार भी करती थी, और क्या कहते हैं,
गहना वगैरह भी पहनने का इसका मिला है, साक्ष्य मिला है। अगर वहाँ पे मोहनजोदड़ो में भी मिला है और वैदिक पीरियड में मिला है, दोनों जगह मिला है। तो इस समय एक निष्क मिला है, निष्क मिला है। और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निष्क जो मिला है इसको उस समय क्या कहा जाता था। तो इसको जो गला में पहनते हैं वो क्या, नेकलेस कहते हैं इसको, नेकलेस। जो निष्क होता था इसको नेकलेस कहते हैं। और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया कि इसका उस समय के हिसाब से क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे निष्क उसका नाम था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक चीज़ इसमें और बताना था कि हाँ, जब वेद मंत्रों की रचना होती है तो एक आप पुराण देखे होंगे यहाँ पे, कई बार आप देखे होंगे पुराण, वैदिक युग की जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो टोटल 18 पुराण है। और पुराणों की कौन संकलन करता है, इसको कौन लिखता है, तो एक ऋषि है लोमहर्ष। लोमहर्ष ऋषि हैं और इनके बेटा हैं उग्रश्रवा। ये दोनों मिलकर पुराण को लिखते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि हर जो ऋषि महर्षि हैं वो अपने बेटा अपने पत्नी के साथ रह रहे हैं, तो उस समय ऐसे ही होता था। ऋषि महर्षि होने का मतलब ये नहीं था कि आप घर परिवार सन्यासी जीवन में रहिए, साथ में आप दाम्पत्य जीवन भी बखूबी निभाइए। दुनिया में सबसे अगर मतलब चुनौतीपूर्ण जीवन है तो दाम्पत्य जीवन है, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करके साथ रहना आसान काम नहीं होता। तो वहाँ पे वैदिक पीरियड में आप देखेंगे तो बहुत लोग सन्यासी भी हुआ है और ऋषि भी हुआ है और साथ में अपने परिवार के साथ भी रह रहा है। तो वहाँ पे एक सोसाइटी का एक अलग नेचर दिखेगा आपको, जो अभी की सोसाइटी से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चीज़ दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे हम इसमें देखेंगे, उपनिषद की जब बात होगी, दर्शन की बात होगी, तो आप चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, जीवन के विज्ञान का उल्लेख किस में किया गया है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमको लगा, इसलिए मैंने डाला है इसको। जीवन के विज्ञान का उल्लेख की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आपका अथर्ववेद में। ठीक है, और आप बुक में देख लेंगे ऋग्वेद किसके लिए, सामवेद किसके लिए, यजुर्वेद किसके लिए, ये एग्जाम में कई बार पूछ रहा है। तो आप अथर्ववेद इसका आंसर है, जीवन के विज्ञान का उल्लेख उसी में किया गया है। और इसी अथर्ववेद में कहा गया है, एक बड़ा प्रतापी राजा होते हैं प्रजापति। कहा जाता है कि ये प्रजापति की 2 बेटियां हैं, एक है सभा और एक है समिति। सभा समिति क्या है, अगर हम सभा समिति की बात करें तो जो सभा है अभी के टाइम का कह सकते हैं यह एक राज्यसभा जो है, यह एक लोकसभा। अभी जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, वह सभा है। इसमें उस समय के टाइम के इलीट क्लास के लोग आते थे, बुजुर्ग लोग आते थे और कम लोग आते थे। ये लोग जुडिशियरी का रोल अपनाते थे। और समिति जो था, जो आम लोगों का मतलब बहुत लोग इसमें आते थे, आम लोग भी इसमें शामिल होते थे। तो यह लोकसभा का पैटर्न दिखता है वहाँ पे। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अभी का राज्यसभा का रोल उस समय क्या अपनाती थी सभा समिति। अब याद रखेंगे, राज्यसभा मतलब सभा की बात हो रही है और लोकसभा मतलब समिति की बात हो रही है। इसमें आम लोग आता था, इसमें खास लोग आता था। और इस सभा समिति की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में इसका टोटल बार 8 बार जिक्र किया गया है। और समिति का हम बात करें तो 6 बार ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। आप याद रखेंगे, मेंस में यह सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैदिक युग की सोसाइटी के बारे में लिखने के लिए। लेकिन क्या पता प्रीलिम्स में अगर पूछ दे तो आप ये सब फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, अब बस इसमें इतना ही बताना था। और ये जो सभा समिति है, ये सभा समिति जो दोनों इसलिए बनाई जाती थी कि कहीं ना कहीं से हम राजा की जो निरंकुशता है उसको हम कम करें। जैसे अभी क्या है, पार्लियामेंट किस लिए है, पार्लियामेंट में बहस डिस्कशन इसलिए होता है कि हम जो सरकार होती है, सरकार की बातों को हम पूछ सकें और चुनौती दे सकें। सरकार का जो भी डिसीजन है उस पर हम काउंटर क्वेश्चन कर सकें, मतलब सरकार का जो डोमेन है उसको हम कहीं ना कहीं समझ सकें और अपनी बातों को पहुंचा सकें, सरकार की हम बातों से जवाब ले सकें, इसके लिए होता है। तो सेम यही पैटर्न उसमें दिखता है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। एक है जबाली की कहानी किस उपनिषद में मिला है। देखिए जबाली की कहानी बहुत फेमस है। और उपनिषद क्या है पहले समझिए। उपनिषद जो है एक दर्शन को बताता है। किसी भी फिलॉसफी जो होता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप दर्शन देखते हैं, जैसे आप देखते हैं बुद्ध का विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, तो उसमें एक में ज्ञान संघ के नियम बताता है, एक में दर्शन बताता है। तो वही है उपनिषद जो होता है ये दर्शन की बात करता है। और टोटल उपनिषद की हम बात करें
तो टोटल उपनिषद लगभग है 108। सारा उपनिषद इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कहीं आपको 12 मिलेगा, कहीं आपको 13 मिलेगा। 12-13 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना भी नहीं पढ़ना है, घबराइए मत, हम इतना नहीं बताएंगे। 2-2, 3-4 इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से हम आपको बता देंगे। उपनिषद में जीवन जीने का दर्शन बताया गया है, जैसे मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, भगवान क्या है, ये सब जो जितनी फिलोसफिकल चीज़ होती है ना, सारा उपनिषद में बताया गया है। अब देखिए जबाली की कहानी की हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो जबाली की कहानी बताया गया छांदोग्य उपनिषद में। इसमें क्या कहा गया है, आखिर ये चर्चा में क्यों है? जबाली की जो माता होती है, जबाली की जो मम्मी होती है, अनमैरिड लेडी होती है, शादी उनका नहीं हुआ रहता है और वह रहती है, और इस चीज़ को वैदिक सोसाइटी में आप देखेंगे एक्सेप्ट किया गया है। तो अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उस टाइम यह होता था। यही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वैदिक युग की, अगर देखिए एक होता है वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। हम कभी भी लेटर वैदिक पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। जितने समाज में गंदगी आता है वो सारा लेटर वैदिक पीरियड में आएगा। वैदिक पीरियड का सोसाइटी इतना लिबरल है कि अगर हम अभी के कंपेरिजन करें तो उतना लिबरल और उतना इक्वलिटी और उतना फेमिनिज्म अभी नहीं है। उस समय का सोसाइटी बहुत अच्छा है। तो यह जबाली की कहानी है कि जबाली की जो मम्मी है वो अनमैरिड लेडी है और सोसाइटी में रहती है, और सोसाइटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कहाँ मिला है, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा एक फेमस है श्वेतांबर उपनिषद। श्वेतांबर उपनिषद में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मोक्ष क्या है। आपको जो बाबा लोग बताते हैं ना कि जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, संसार में क्या रखे, ये सारा जो चीज़ है ना श्वेतांबर उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है। अब चलिए मुंडक उपनिषद, ये तो इतना फेमस है, मतलब बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, या हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्ज़ाम में पलट के देख लीजिए तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो मुंडक उपनिषद है, यह यहाँ से आपको मिला है सत्यमेव जयते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे आप। छांदोग्य उपनिषद तो बता ही दिए। अब जो कठोपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता, इनके संवाद को इनके जो संवाद होता है आपस में, वाद विवाद जो हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उसी को बताया गया है कठोपनिषद में। ये सब इसमें बताया गया है। एक यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बताना, वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी जो होती है पुरुष की अर्धांगिनी होती है। मतलब कि अगर किसी भी पुरुष का शादी जब तक नहीं होता है तब तक वह पूरा नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रंथ में माना गया है कि महिला जो होती है पुरुष की अर्धांगिनी होती है, आधा तो वही होती है, और महिलाओं का आधा तो पुरुष होता है। तो जब तक शादी आपका नहीं होता है तब तक आप कहीं ना कहीं अधूरा है। इस चीज़ को शतपथ ब्राह्मण में जिक्र किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में एक और चीज़ कहा गया कि पत्नी ही घर होती है। मतलब घर जो है, घर का संज्ञा पत्नी को दिया गया है, और इसी से ये तर्क निकलता है, कहा जाता है कि जब तक महिला अगर किसी मकान में आती है तो उसको घर बना देती है। मतलब एक देखिए, मकान होना अलग चीज़ है, खड़ा हो जाना मकान अलग चीज़ है, लेकिन उसको घर बनाना अलग चीज़ है। घर मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीक़ा से एक अरेंजमेंट करना। यह काम शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि घर बनाने का काम, मकान को घर बनाने का काम जो होता है, मकान तो पुरुष बनाता है, मैकेनिक बनाएगा, लेबर बनाएगा, वर्कर बनाएगा, छड़ सीमेंट से मकान तो कोई भी बना देगा, लेकिन मकान को घर बनाना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो बातें हैं, यह पत्नी की जिम्मेदारी होती है। यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। और हालांकि ये बात अभी भी देखा जाए तो 100% सही है, इसमें कोई मतलब शक शुबा नहीं है। जिस घर में अगर कला होता है, मतलब चाहे छोड़िए उससे बात अलग है, गड़बड़ हो जाएगा। तो यही सब बातें हैं। चलिए इतना हो गया, बस इतना ही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में, एक यहाँ पे आप चलिए दूसरे क्वेश्चन बता देंगे। शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह किसका स्टेटमेंट है? अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखेंगे तो यह भी क्वेश्चन मैंने बताया है वहाँ पे। यह मैंने जानबूझ के डाला है कि आप जाइए मॉडर्न हिस्ट्री का अपना नोट्स पलटिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एंशिएंट और मेडाइवल में
एंट्री करेंगे। यह स्टेटमेंट है आपको महात्मा गांधी का। और ये महात्मा गांधी कब बोलते हैं? यह बोलेंगे आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में बोलेंगे। देखिए 12 मार्च से तो यह घटना स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल को पहुंचेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 6 अप्रैल को नमक उठाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल को तो नमक उठा के कानून तोड़ते हैं। 5 अप्रैल को शाम में पहुंच जाएंगे और वहां पे गांधी जी एक प्रेस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्टेटमेंट देते हैं। दुनिया के प्रेस उस समय यहाँ पे आए हैं गांधी के सामने और उस समय गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। देखिए ये जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा हो अंग्रेज़ों से, और गांधी अंग्रेज़ों को कभी अपना दुश्मन नहीं माने हैं, तो अगर आपके भी मन में किसी के प्रति राग द्वेष घृणा नफरत हो तो गांधी से सीखिए। गांधी बहुत सीखने की चीज़ है। गांधी हमेशा अंग्रेज़ों से लड़े हैं लेकिन दुश्मन कभी नहीं माने हैं, ठीक है। तो लड़ाई अलग जगह है, दुश्मनी अलग जगह है, तो ये सब सीखिए। 5 अप्रैल को प्रेस के सामने ये बात स्टेटमेंट देते हैं गांधी जी, शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। और उस समय जो सबसे बड़ा एक पत्रकार है उसका नाम है वेब मिलर। ये सब मैंने बताया है आपको। वेब मिलर यह यूएसए का है और यह गांधी का इस समय का जो भी घटना है यही कवर कर रहा है और अमेरिका का है और दुनिया के अखबारों में इसको लिखिएगा, बहुत इसकी मतलब चर्चा होगी, भारत की चर्चा बहुत दुनिया में उस समय होगी। और यही वेब मिलर जो लिखता है धर्षणा की घटना होगी, धर्षणा की घटना को मैंने डिटेल में आपको बताया, बहुत खून यहाँ पे बहेगी और बहुत मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आंदोलन को बहुत दबाया है। और यही धर्षणा विद्रोह को लिखेगा कि वेब मिलर लिखेगा कि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन के 18 साल गुजारे हैं लेकिन इस तरीके का विद्रोह हमने और इतने जो हत्याएं हुई है अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। और यह इस तरीके से लिखेगा, दुनिया को बताएगा कि अंग्रेज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस घटना को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सब कुछ बातें थी बताना। और एक और बात कि अगर सीडीएम की बात हम करें तो सीडीएम के टाइम में हम देखते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो बंदूक चलाने से इनकार कर देते हैं। कहाँ का कौन रेजिमेंट है? वो है गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट जो है बंदूक चलाने से इनकार कर देता है और गढ़वाल रेजिमेंट का जो वो लीडर होता है उसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाल, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। अब एक ये भी बात याद रखेंगे कि जब गांधी जी नमक आंदोलन करते हैं, दांडी यात्रा जब करेंगे तो टोटल लोग कितना होगा? 78 लोग होगा। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ होगा? गुजरात के लोग होगा सबसे ज़्यादा। कितना होगा? 31 होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बिहार के भी लोग होंगे। बिल्कुल बिहार के लोग होंगे, बिहार के एकमात्र लोग होंगे और इनका नाम है गिरवरधारी चौधरी। देखिए यह एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। अगर कोई एग्जामिनर ठीक ठाक मिले तो यह पूछ सकता है, बिहार स्पेशल में भी काउंट हो सकता है, नेशनल हिस्ट्री में भी कवर हो सकता है। और जब आईएनसी सेशन में कितने मुसलमान थे यह पूछा आपसे जा सकता है। पिछली बार पूछा था 31 मुसलमान थे कि 33 मुसलमान थे, यह एग्ज़ाम में पूछा गया आपसे सेकंड सेशन में। तो यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बन सकता है। अभी तक इसको पूछा नहीं गया है लेकिन आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे नहीं भी टकराएगा तो आपको मेंस में इसका आंसर लिख देंगे। तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सब कुछ प्रश्न थे जो आप याद कर लेंगे। तो चलिए आपके लिए यह है गांधी जी का पहला भाषण कहाँ से संबंधित है। तो आपको जो भी इसका सही आंसर लगेगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैंने आपको बता भी दिया है, वीडियो में बताया हुआ, आपको पता ही होगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए और जो भी आपको सुझाव अच्छा लगे आप कमेंट में फ्री होकर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो गया, क्या करिएगा, ऐसा टॉपिक ही है। अगर हिस्ट्री की बात जहाँ आती है थोड़ा वहाँ पे समझाना मतलब ज़्यादा पड़ता है और समझाएंगे तो टाइम तो लगेगा, तो आप इतना मैनेज कर सकते हैं। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।